नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप आपका अपने परिवार स्टडी विद गाजीपुर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। हम लोग इसके पीछे की वीडियो में प्रतिबिंब के बारे में पढ़ लिए थे। अब हम लोग इसके आगे प्रतिबिंब के प्रकारों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, प्रतिबिंब के बारे में पढ़ना आपको। तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को इंग्लिश में रियल इमेज कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब को इंग्लिश में वर्चुअल इमेज कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा सुनिए ध्यान से कि जब दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को वास्तव में वास्तव में प्रतिच्छेद करती हैं, तो उस बिंदु पर जहां पर वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, उस बिंदु पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है कि जब दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलेंगी, ठीक है, उस बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। और इस बिंदु पर यदि इसके पीछे कोई पर्दा रख देंगे तो उस पर्दे पर इसका रियल इमेज प्राप्त होता है। तो इस प्रतिबिंब को, कौन से प्रतिबिंब को? वास्तविक प्रतिबिंब को। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। पर्दे पर लिए जाने का मतलब है कि इसका प्रतिबिंब पर्दे पर बन सकता है। ठीक है, तो ये लिखा हमने, जब दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को वास्तव में प्रतिच्छेद करती हैं तो उस बिंदु पर उस वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और ऐसे प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। ठीक है, और एक बात याद रखेंगे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यदि कोई दर्पण होगा, यदि दर्पण के सामने, मान लेते हैं ये दर्पण हो गया, दर्पण के यदि सामने प्रतिबिंब बनता है, यदि दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनता है तो यह प्रतिबिंब सदैव वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, यदि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा, ठीक है, कोई भी दर्पण हो, यदि उसके सामने प्रतिबिंब बन रहा है तो यह प्रतिबिंब सदैव वास्तविक प्रतिबिंब होगा और यह प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। ठीक है, यदि यही प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, यदि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो यह प्रतिबिंब सदैव आभासी होगा और सीधा होगा। ठीक है, दर्पण के सामने प्रतिबिंब तो वास्तविक, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब तो वह आभासी होगा, और दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब बनेगा वह सदैव उल्टा बनेगा, और दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनेगा वह सदैव सीधा बनेगा। ठीक है, अब आते हैं, देखिए आभासी प्रतिबिंब को भी सीख लेते हैं। देखिए आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? ये वास्तविक प्रतिबिंब था, वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में यह लिखना था आपको। अब हम आभासी प्रतिबिंब देख लेते हैं। अब देखिए आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब इंग्लिश में से क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा सेम, इसका सब उल्टा लिख दीजिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें कि जब दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को वास्तव में प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है, जब दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को वास्तव में प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, तो ऐसे प्रतिबिंब को हम कैसा प्रतिबिंब कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। इस प्रतिबिंब को, कौन से प्रतिबिंब को? तो आभासी प्रतिबिंब को। ठीक है, तो इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब बनता कहाँ है? तो आभासी प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे बनता है, और प्रतिबिंब जो दर्पण के पीछे बनता है वह सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, लिख लीजिए इसको अच्छे से। हो गया होगा। अब इसको मिटा रहे हैं।
बनना, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। तो समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, इसको ध्यान दीजिए। माना एक समतल दर्पण हो गया, एक समतल दर्पण है, ठीक है। समतल दर्पण के सामने एक वस्तु हमने रख दिया इस तरह, ठीक है। इससे चलने वाली प्रकाश की किरण, मान लेते इसका नाम ए बी हो गया। ए बी क्या है, वस्तु है। ए बी क्या है, वस्तु है जो समतल दर्पण के सामने रखी गई है। इससे चलने वाली प्रकाश की किरण, चलिए इससे प्रकाश की किरण को ड्रा कर देते हैं, ठीक है। अब यहां से यह परावर्तित होकर इस तरह जाएगी, ठीक है। यहां से इसको आपतित करेंगे, मान लेते हैं वो हो गया है बिंदु ओ, इससे टकरा कर यह पुनः ऐसे परावर्तित हो गई। दूसरी किरण को हम ऐसे मान लेते हैं कि यह सीधे ऐसे जा रही है और परावर्तन के पश्चात यह भी ऐसे सीधे चली जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों किरणों को, ये इसका प्रतिबिंब आप कहीं नहीं बना पाएंगे, ठीक है। इसलिए अब इनको आभासी प्रतिबिंब बनाएंगे इसका। तो आभासी प्रतिबिंब को बनाने के लिए इन किरणों को पीछे मिलाएंगे, देखिए इनको पीछे डाट डाट करके ऐसे बढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसे डाट डाट करके क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, ठीक है। और जहां पर ये एक दूसरे को काटेंगे, जब इसको डाट डाट करके पीछे बढ़ाएंगे तो जहां पर एक दूसरे को काटेंगे वहीं पर वस्तु ए बी का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। यह प्रतिबिंब मान लेते हैं ए डैश और बी डैश, यह क्या है, प्रतिबिंब है किसका, वस्तु ए बी का, ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, यह प्रतिबिंब कहां बन रहा है, दर्पण के पीछे। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि यदि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा तो यह प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। और कैसा होगा, सीधा होगा। तो देखिए दर्पण के पीछे बन रहा है तो प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है। और कैसा है, सीधा है, ठीक है। वस्तु की अपेक्षा देखिए क्या है, सीधा है। और याद रखना वस्तु के बराबर आकार का बनता है, और जितना दूरी पर यह दर्पण से वस्तु दूर स्थित है उतनी ही दूरी पर दर्पण से, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब स्थित होगा, ठीक है। तो लिखेंगे हम इसमें, समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, बना प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी, क्योंकि यह दर्पण के पीछे बन रहा है। और आभासी के साथ साथ क्या होगा, ये सीधा, तथा वस्तु के बराबर आकार का बनता है, वस्तु के बराबर आकार का बनता है, ठीक। एक बात और याद रखना आपको कि जितना दूरी पर वस्तु स्थित है दर्पण से उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब भी स्थित है, ठीक है। वस्तु जितना दूर दर्पण के सामने स्थित है उतनी ही दूर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे स्थित है, दर्पण के पीछे स्थित है, ठीक है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वह आभासी होता है और सीधा होता है। आभासी क्यों होता है, क्योंकि यह दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। तो जब भी आभासी प्रतिबिंब बनेगा यह प्रतिबिंब सदैव क्या होगा, सीधा होगा, ठीक है। चाहे वो दर्पण हो चाहे लेंस हो, सब में यदि प्रतिबिंब आभासी है तो वह सदैव सीधा होगा, अगर वास्तविक है तो वह उल्टा होगा, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा, लिख लीजिए इसको अच्छे से। हो गया होगा, अब इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट हेडिंग है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, इंग्लिश में से कहते हैं स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो ध्यान सुनिएगा। गोलीय दर्पण जो होता है यह कांच के खोखले गोले का भाग है। यह किसका, कांच का खोखला गोला होता है, कांच का खोखला गोला है, ठीक है। कांच का खोखला गोला का मतलब कि आपने कैनवस की गेंद देखा हो, कैनवस जिससे आप बैटगाना खेलते हो, ठीक है। तो कैनवस की गेंद को जब आप काटोगे तो कैनवस की गेंद ऐसी दिखेगी, ठीक है। ये अंदर से खाली होगा, इसी तरह यह भी होगा, इस तरह कटा हुआ भाग, यह अंदर खाली होता है, ठीक है। तो ये इस आकृति का होता है। तो ऐसा ही कांच होता है जो अंदर से क्या होता है, खाली होता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम कांच का खोखला गोला, ठीक। अब सुनिए, कांच के खोखले गोले का ही एक भाग होता है कौन, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण इसलिए सिर्फ कहते हैं क्योंकि इसका जो
परावर्तक तल होता है, ठीक है। इसका जो परावर्तक तल होता है, परावर्तक तल किसे कहेंगे, जिस भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा, ठीक है। ये परावर्तक तल होता है या गोलाकार होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो गोलीय दर्पण किसका भाग है, तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग होता है, जिसके एक भाग पर चांदी या पेंट या आयरन ऑक्साइड की कलई करते हैं, तो दूसरे भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग है। गोलीय दर्पण, इसकी परिभाषा लिख रहा हूं मैं, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक भाग है, एक भाग है, जिसके एक भाग पर चांदी या पेंट या आयरन ऑक्साइड की कलई करने पर दूसरे भाग से क्या हो, प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग है, जिसके एक भाग पर चांदी या पेंट या आयरन ऑक्साइड की कलई करते हैं, तो दूसरे भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। लिख लीजिए इसको, फिर इसके हम गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में बताते हैं, ठीक है, किस प्रकार उसमें परावर्तन होगा। हो गया होगा, अब इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए गोलीय दर्पण के प्रकार, तो गोलीय दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला अवतल दर्पण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कनकेव मिरर, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, इंग्लिश में से कन्वेक्स मिरर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कांच का खोखला गोला, ठीक है, क्योंकि कांच के खोखले गोले से हम किसको प्राप्त कर रहे थे, गोलीय दर्पण को। इसको हम यहां से मध्य से ऐसे काट देते हैं, तो ऐसे काटेंगे तो इसकी दो आकृति प्राप्त होगी, एक इस प्रकार और एक इस प्रकार, ठीक है। तो ध्यान सुनना, जो यह भाग होता है इसको कहते हैं धसा हुआ भाग, उसी तरह इसका भी धसा हुआ भाग यही हो जाएगा, ठीक है। और यह जो भाग है इसको कहते हैं उभरा हुआ भाग, उसी तरह इसका उभरा हुआ भाग ये हो जाएगा उभरा हुआ भाग, ठीक है। तो यह जो अंदर की तरफ है यह धसा हुआ भाग हो गया, यह भी धसा हुआ भाग हो गया, और यह जो उठा हुआ भाग है इसको हम क्या कहेंगे, उभरा हुआ भाग, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, अब यदि इसके धसे हुए भाग पर कलई करें इस तरह, और इसके उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन, तो इसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। यदि इसके धसे हुए भाग पर कलई किया जाए और उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, तो ऐसे दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट सुनिए, यदि मान लो इसको मिटा देता हूं, हो गया होगा आपको। यदि इसके उभरे हुए भाग पर ऐसे कलई करें और धसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो इस तरह, तो इसको हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण, कनकेव मिरर, ठीक है। यदि उभरे हुए भाग पर कलई किया जाए और धसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, तो ऐसे दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। और ये निकाले कहां से गए हैं, तो गोलीय दर्पण से। कहां से निकाले गए हैं काटकर, तो गोलीय दर्पण से। तो उत्तल दर्पण की आप परिभाषा क्या लिखोगे, उत्तल दर्पण कांच के खोखले गोले का वह भाग है जिसके धसे हुए भाग पर कलई करते हैं और उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक। अवतल दर्पण की परिभाषा क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का वह भाग है जिसके
उभरे हुए भाग पर कलई करते हैं और धसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो तो ऐसे दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, लिखिए इतना, फिर इसके आगे आपको बता रहा हूं। ठीक है, लिख लो अच्छे से। हो गया, अब इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए इसके आगे, अब हेडिंग है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक है, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा में सबसे पहला पॉइंट है इसका ध्रुव, इंग्लिश में से पोल कहते हैं। ठीक है, तो ध्रुव किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिए। ठीक है, यह कौन सा दर्पण बताइए जिसके उभरे हुए भाग पर कलई करें और धसे हुए भाग से परावर्तन हो, तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। ठीक है, और वह दर्पण जिसके धसे हुए भाग पर कलई करें और उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो यह दर्पण अवतल हो गया और यह उत्तल हो गया। इंग्लिश में कनकेव, इसको कन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब सुनो, इस अंदर वाले भाग को कलई जो किया गया इसके धसे हुए भाग को, यहाँ पे धसा हुआ भाग हो गया, इसका उभरा हुआ भाग, तो यह जो भाग होता है इसको हम कहते हैं परावर्तक तल। क्या कहते हैं, परावर्तक तल। ठीक है, उसी तरह इसका यह परावर्तक तल हो गया। ठीक है, तो परावर्तक तल की परिभाषा आपसे पूछा जाए किसे कहते हैं परावर्तक तल, तो आप क्या बताएंगे कि जिस भाग से या जिस तल से प्रकाश का परावर्तन हो ऐसे तल को परावर्तक तल कहते हैं। या वह सुनिए, परावर्तक तल का ये जो मध्य बिंदु होगा, ये मध्य बिंदु, तो परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसका पहला वर्ड क्या है, पी, इसलिए इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो जो चित्र में पी से दर्शाया गया है, तो ध्रुव की परिभाषा क्या लिखेंगे, दर्पण के, कौन से दर्पण के, तो दोनों को एक साथ बोलना है तो गोलीय दर्पण कह दीजिए। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। चित्र में किससे प्रदर्शित है, पी से, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से, क्योंकि इसका पहला वर्ड क्या है, पी। ठीक है, इसका पहला वर्ड पी है, इसलिए इसको किससे दर्शाते हैं, पी से। पी से पोल होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। लिख लीजिए इसको। हो गया होगा। ठीक है, एक बार और सुन लो, परावर्तक तल किसे कहते हैं, तो जिस तल से प्रकाश का परावर्तन हो उसे परावर्तक तल कहते हैं। अब आगे चलेंगे, इसमें हम दूसरी परिभाषा क्या है इसकी, मिटा रहे इसको। दूसरा इसका परिभाषा है, इसका लिखना आपको वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र की आप परिभाषा क्या लिखोगे, वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या लिखोगे, इंग्लिश में से कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग क्या हमारी, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर की परिभाषा सुनिए, कौन सा दर्पण, यह हो जाएगा अवतल दर्पण। इसको बताइए कि कौन सा दर्पण जिसके धसे हुए भाग पर कलई होती है, ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। यह अवतल दर्पण हो गया और यह उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, अब इसको ऐसे भी मिला सकते हैं डाटा करके। ठीक, इसको ऐसे मिला सकते हैं। तो आप बताइए यह किससे काट कर निकाला गया है, गोलीय दर्पण से ही तो निकाला गया होगा काट के।
ये दोनों दर्पण अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, और एक गोलीय दर्पण के ही प्रकार है, तो इसलिए कहेंगे अवतल दर्पण जिस गोलीय दर्पण का भाग है, अवतल दर्पण जिस गोलीय दर्पण का भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण जिस गोलीय दर्पण का भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसी तरह इसको भी कह सकते हैं उत्तल दर्पण जिस गोलीय दर्पण का भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। देखिए यहाँ पर सी से मतलब इसका पहला वर्ड क्या है? सी, इसलिए इसको किससे दर्शाते हैं? सी से। तो वक्रता केंद्र क्या है यहाँ पर? तो वक्रता केंद्र को सी से प्रदर्शित किया गया है। इसकी परिभाषा क्या लिखोगे? एक लाइन की परिभाषा ऐसे लिख दो सीधे सीधे, गोलीय दर्पण के केंद्र को, गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अगर पूरी परिभाषा लिखना आपको तो कहना है अवतल दर्पण जिस गोलीय दर्पण का भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। या सिंपल सी परिभाषा लिखनी है इसको तो क्या लिख देना है? गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, और इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जो चित्र में सी से दर्शाया गया है इसको लिख लीजिए, फिर आगे इसकी परिभाषाएं सीखते हैं हम। हो गया, अब इसको मिटा रहे हैं। देखिए अब इसका तीसरा हेडिंग है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या इंग्लिश में से कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब देखिए इसमें चित्र में देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, यह क्या है? इसका दर्पण का ध्रुव। ठीक है, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को देखिए ध्यान से, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या लिखना है कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। देखिए इसका पहला वर्ड क्या है? कैपिटल आर। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जो चित्र में आर से दिखाया गया है। तो लिखेंगे गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, जो चित्र में कैपिटल आर से प्रदर्शित किया गया है। इन दो हो गया। अब इसको मिटा रहे हैं इसको। ठीक है, याद रखिएगा ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट हेडिंग होगा इसका पूरा मिटा के फिर बता रहे हैं आपको। नेक्स्ट हेडिंग इसका मुख्य अक्ष। तीसरा हेडिंग होगा ना मुख्य, तीसरा चौथा हेडिंग होगा मुख्य अक्ष। इसे इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष की परिभाषा आप क्या लिखें? देखिए ध्यान से, पहले समझिए यह क्या हो गया? कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ठीक है, और यह कौन सा दर्पण हो जाएगा? यह हो जाएगा उत्तल दर्पण।
ठीक है, तो इसका मध्य बिंदु है तो इसको क्या कहेंगे, ध्रुव। इसका जो सेंटर होगा ये हो जाएगा सी। ठीक है, इसके बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम, वक्रता त्रिज्या। यहां तक आपको बता दिया हमने। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, और ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब आगे सुनिए, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को, ठीक है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। इसमें भी सेम, ये दर्पण का ध्रुव, ये वक्रता केंद्र, इससे होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाती है। इसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। ठीक है, तो मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या हो जाएगी, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, इसको लिख देते हैं हम, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को उस दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो चित्र में यहाँ पे देखिए मुख्य अक्ष दर्शाया गया पी सी, इसको आप चाहो तो एक्स मान सकते हो। ठीक है, तो पी एक्स क्या होगा, पूरा मुख्य अक्ष होगा। चित्र में पी एक्स मुख्य अक्ष को प्रदर्शित कर रहा है, मुख्य अक्ष को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो चित्र में पी एक्स क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लें। हो गया, अब इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, मिटा रहे हैं इसको। अब देखिए इसका नेक्स्ट हेडिंग है मुख्य फोकस। ठीक है, मुख्य फोकस से पहले थोड़ा द्वारक समझ लेते हैं। द्वारक किसे कहते हैं, इंग्लिश में से एपर्चर कहते हैं। ठीक है, एपर्चर। तो द्वारक किसे कहा जाता है, ध्यान सुनना। ये क्या हो जाएगा, इसको अवतल दर्पण हो गया, यह अवतल दर्पण हो गया, और यह उत्तल दर्पण जिसके धसे हुए भाग पर कलई, यह उत्तल दर्पण। ठीक है, तो यह परावर्तक तल हो गया। देखिए कौन सा तल हो गया, परावर्तक तल। तो परावर्तक तल का जो ये व्यास होता है ना, इसी को हम द्वारक कहते हैं। परावर्तक तल का जो व्यास हो जाता है इसी को हम द्वारक कहते हैं। ठीक, तो परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। एक लाइन की परिभाषा लिख लेंगे कि परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं, और इसी भाग से प्रकाश क्या होता है, अंदर प्रवेश करता है। जैसे यहाँ पर, यहां से लेकर यहां तक इसका द्वारक हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कहेंगे, परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं, द्वारक कहते हैं। अगर चित्र में यम यंत्र से दर्शाओगे तो चित्र में एम एन क्या हो जाएगा, दर्पण का द्वारक हो जाएगा। ये यम हो जाएगा और यम। ठीक है, चित्र में यमयन दर्पण का द्वारक है। ठीक है, चित्र में जो एम एन होगा ये क्या दर्शा रहा है, दर्पण के द्वारक को। ठीक है, लिख लीजिए इसको। चलिए, हो गया होगा। अब इसको मिटा रहे हैं। इसका नेक्स्ट हेडिंग है मुख्य फोकस। इंग्लिश में से कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। अब मुख्य फोकस की परिभाषा सुनिए ध्यान से, पहले समझ लीजिए फिर इसके बाद आप लिख लीजिएगा इसको। क्या हो गया, अवतल दर्पण
और यह हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, अब ध्यान सुनिए। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोली दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और इससे होकर जाने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, गोली दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और इससे होकर जाने वाली रेखा इस दर्पण की क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, इतनी बातें हमने आपको बताई। अब इसके आगे देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें जब दर्पण पर आपतित होती हैं, कौन से दर्पण पर? अवतल दर्पण पर। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें जब अवतल दर्पण पर आपतित होती हैं तो इस दर्पण से प्रकाश का परावर्तन होगा। याद रखिएगा, दर्पण से प्रकाश का परावर्तन होता है और लेंस से प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, तो यह दर्पण है, इससे प्रकाश का क्या होगा? परावर्तन होगा। तो परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती या उस बिंदु से फैलती हुई क्या हो? प्रतीत होती हैं। यहां पर देखिए क्या हो रहा है? मिल रही हैं और यहां से इसी बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हो रही हैं। ठीक है, तो उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें जब अवतल दर्पण पर आपतित होती हैं तो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु पर मिलती हैं या उस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, और इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, इसमें परिभाषा लिखेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें। ठीक है, इसमें मुख्य अक्ष ऐसे हो जाएगा। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, जब उत्तल दर्पण पर आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात, देखिए परावर्तन के पश्चात ऐसे क्या हो जाएंगे? मुड़ जाएंगे परावर्तन के पश्चात। ठीक है, जिस बिंदु पर, देखिए ऐसे इन किरणों को हम पीछे डाट डाट करके क्या कर देंगे? मिला देंगे इस तरह। तो जिस बिंदु पर क्या हो रही है? देखिए यहां से फैलती हुई प्रतीत हो रही है ना, इस बिंदु से क्या होती है? फैलती हुई या आती हुई प्रतीत होती है। तो ऐसे बिंदु को हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा एक बार फिर से सुनिए कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें जब उत्तल दर्पण पर आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष पर स्थित किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो ऐसे बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। इसे भी किसी प्रदर्शित करेंगे? इसे भी कैपिटल एफ से ही प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, इसको हम लिख दे रहे हैं। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली या आने वाली चलने वाली प्रकाश की किरणें जब अवतल दर्पण पर आपतित होती हैं तो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु पर मिलती हैं या उस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जब अवतल दर्पण पर आपतित होती हैं तो उस अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती हैं या उस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं
उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह अब उत्तल दर्पण को भी लिख लेना है। उत्तल दर्पण को कैसे लिखना है, देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें जब उत्तल दर्पण पर, जहां अवतल है वहां पे क्या लिखना है आपको, उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण पर आपतित होती है, तो उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से प्रकाश किरणें आती हुई प्रतीत होंगी, उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा और वीडियो को रोक रोक के आप इसका स्क्रीनशॉट करके लिखना अच्छे से। ठीक है, रोक लो वीडियो को और इसको लिख लो अच्छे से। हो गया, इसको मिटा रहे हैं। इसका नेक्स्ट हेडिंग है फोकस दूरी। देखिए, फोकस दूरी किसे कहते हैं, फोकस दूरी इंग्लिश में से कहते हैं फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ की परिभाषा क्या लिखना आप, यह क्या हो गया, अवतल दर्पण और यह दर्पण हो गया उत्तल, उत्तल दर्पण। ठीक है, यह इसका क्या हो जाएगा, ध्रुव, यह इसका वक्रता केंद्र और यह इसका फोकस हो जाएगा, और यह क्या था, मुख्य अक्ष। ठीक है, इसी तरह इसमें भी दर्शा दीजिए, यह ध्रुव हो जाएगा, इसका यह वक्रता केंद्र हो जाएगा, यह मुख्य अक्ष हो जाएगा और यह इसका फोकस हो जाएगा। ठीक है, यही बताया था हमने कि जहां मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जब दर्पण पर आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं या उससे फैलती हुई प्रतीत हो, तो ऐसे बिंदु को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। अब सुनो, एक फोकस हो गया और ये ध्रुव हो गया, तो ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है इसे हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लिख देता हूं इसको, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को, बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसमें भी वही सेम परिभाषा ये लिखना है इसके बारे में भी कि दर्पण के ध्रुव, दर्पण में दोनों दर्पण आ जाएंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो दर्पण के ध्रुव तथा फोकस, ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, जो चित्र में स्मॉल एफ से दर्शाया गया है। देखिए यहां पर। ठीक है, लिख लीजिए इसको। हो गया होगा, इसको मिटा रहे हैं आप। ठीक है, यह इतना ही था। अब इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो गोलीय दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, किस प्रकार बनेगा, ठीक है, और कहां बनेगा, इन सारी बातों को जानने के लिए आपको 3 नियम जरूरी है जानना। वो 3 नियम क्या है, देखिए, प्रथम नियम क्या है, सबसे पहला नियम क्या कहता है, सुनिए, ये हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक, ये इसका ध्रुव हो जाएगा,
इसका यह वक्रता केंद्र, इसका यह फोकस हो जाएगा। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण जब दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात यह मुख्य फोकस से होकर जाती है। किससे होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण जब दर्पण पर आपतित होगी तो यह परावर्तन के पश्चात यह कहां से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। यह पहला नियम कहता है। ठीक है, इसी तरह उत्तल दर्पण में भी हम देख लेते हैं। यह इसका क्या हो जाएगा? ध्रुव। यह इसका क्या हो जाएगा? फोकस। यह इसका क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र। देखिए, यह मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है प्रकाश किरण। जब मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो जब इस दर्पण पर, कौन से दर्पण पर? उत्तल दर्पण पर आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात यह इस तरह चली जाएगी। देखिए, इसको जैसे आप पीछे डाटा बढ़ाओगे ये कहां से? मुख्य फोकस से आकर मिल जाएगी। तो यह ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह किससे होकर जा रही है? मुख्य फोकस से होकर जा रही है। इस बात को याद रखिएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण जब दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात यह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। क्या कहता है? तृतीय नियम कि यदि प्रकाश की किरण, सबसे पहले हम क्या बना ले? दर्पण। कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। इसका यह ध्रुव हो जाएगा, यह इसका वक्रता केंद्र और इसका यह फोकस हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष। तो इसमें क्या रहा? यदि प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरता है, किससे होकर जाता है? फोकस से होकर गुजरता है, तो यह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ठीक है, यदि प्रकाश की किरण किससे होकर आएगा? मुख्य फोकस से होकर आएगा तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। इसी तरह उत्तल दर्पण में देखिए, उत्तल दर्पण में कैसे होगा? ठीक, यह इसका क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा, यह वक्रता केंद्र हो जाएगा और यह मुख्य अक्ष हो जाएगा। देखिए, यदि प्रकाश किरण किससे होकर आ रहा है? मुख्य फोकस से। ठीक है, इसको डाट कर बनाएंगे क्योंकि इसमें उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है यह आभासी बनता है। ठीक है, इसलिए इसको पीछे डाट करके बनाते हैं। तो यह मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा? ऐसे समांतर हो जाएगा। ठीक है, यह मुख्य अक्ष है, याद रखना। यह मुख्य अक्ष के कैसे हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस बात को याद रखना आपको कि यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है और यदि प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, तृतीय नियम कहता है, इसको मिटा रहे हैं। तृतीय नियम, ये हो जाएगा इसका ध्रुव, ये हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक, ये वक्रता केंद्र या फोकस हो जाएगा। इसमें कह रहा है यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरे, किससे होकर जाए? वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात वह उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। इसी तरह उत्तल दर्पण में देख लीजिए। ठीक है, यह इसका क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा, इसका यह वक्रता केंद्र, यह क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष। ठीक है, यदि प्रकाश किरण ऐसे देखो, ये कहां से होकर जा रही है? वक्रता केंद्र से, तो परावर्तन के पश्चात यह उसी मार्ग पर क्या हो जाएगी? वापस लौट जाती है। ठीक, पहला नियम कहता है इसका कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगा। दूसरा नियम कहता है कि यदि प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर आता है तो परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। और तीसरा नियम कह रहा है आपसे कि यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ठीक है, ये तीन ही नियम आप याद रखेंगे। इन तीन नियम के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में प्रतिबिंब का बनना पड़ेंगे, गोली दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।